हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ गुनाहों के देवता का पार्ट 1 जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आप लोगों ने देखा। पार्ट 2 भी देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको। और हाँ, कमेंट ज़रूर से करना। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोज लॉन, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों की बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उगाई थी और फाटक पर, जिसके एक खंभे की कॉर्निश टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के 2 आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक ओर एक छोटी सी लकड़ी का नाम पटल लगा हुआ था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे धूल और बरसात हवा ने चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमिटे सफ़ेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिली। उस पर लिखा था AF डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर लिखा था मिस पी डिक्रूज। यही बंगला है। उसे संतोष हुआ। हॉर्न दो, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो अहाते में कुड़कुड़ा रहा था। उसने मुड़कर बड़े संदेश और त्रास से चंदर की ओर देखा और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए, चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है। यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने ऊब कर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बीवी से क्या कह देंगे? कह देना पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस फांदकर अंदर घुस गया। आगे का पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी या गाड़ी ना आई हो। वह बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी हुई थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी ने जाला बुन रखा था। यह बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही थे। वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फलांग तक कोई बंगला ना था। उसने सोचा, बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियाँ हों। वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकला था। ताज्जुब है, यह सन्नाटा, ये मनहूसी और इतनी खुशबू। कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक खूबसूरत बाग है। कच्ची रविसें और बड़े बड़े गुलाब हर रंग के हैं। वह सचमुच रोज लॉन था। वह बाग में पहुंचा। उधर से वह बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की छड़ों के कटघरे। बेगमबेलिया के फूल भी थे, लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी की खामोशी के फरिश्ते की छां। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिसकी चमक, जिसकी रोशनी और जिसकी ऊंचाई लुट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीन भूल चुका है, क्योंकि नॉस्टैल्जियम या स्वीट पी या फिलॉक्स कोई भी मौसमी फूल ना था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बेगमबेलिया थी जो सालों पहले बोए थे। उसके बाद उन्हीं की काट छांट पर बाग चल रहा था। बागवानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास ना था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों की बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्रेम था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना, अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए। ये फूल जैसे उसने अपने रंगों की बोली में आदमी से जिंदगी का जाने कौन कौन सा राज कहना चाहते थे। और ऐसा लगता है जैसे हर फूल के अपना अलग व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपने दिल की पाखुरियों में आहिस्ते से सहज कर रखते हुए है। कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तां कह जाए।
पौधे की ऊपरी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरह मुंह किए हुए यह गुलाब जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा, यह अपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाकर ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और वह एक नीचे वाली टहनी का आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पाखुरियां और दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी। यह गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम ज्ञान यौवना की तरह लाज में जो सिमटी तो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन उसके यौवन की गुलाबी लपटें सात हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती हैं और फारस के शहजादे जैसे शान से खिला हुआ पीला गुलाब। उस पीले गुलाब के पास आकर चंदर रुका और झुककर देखने लगा। कार्तिक पूर्णों के चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फौली अंजलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसी रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलियों के कुंज से छनकर आने वाली तोतापंखी धूप ने उसे जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदर ने सोचा उसे तोड़ लें, लेकिन हिम्मत न पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही रहा था। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया था कि पीछे से किसी ने गरज कर कहा, हियर यू आर, आई हैव काट रेड हैंडेड टुडे। यह तुम हो, आज तुम्हें पकड़ लिया मैंने। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ ना पाया। अजब रहस्यमय है ये बंगला। एक अव्यक्त भय और एक सिहरन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत कमजोर बीमार सा पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदर के दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हाँफता हुआ अंग्रेजी में बोला, रोज रोज यहाँ चले आते हो? मैं सोचूं यहाँ से फूल कहाँ गायब हो रहे हैं। मैं कहता था कौन ले जाता है। हो वह हाँफता ही जा रहा था। आज मैंने पकड़ा तुम्हें। रोज चुपके से चले जाते थे। वह चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूट रही थी। चंदर ने उसे झटका दिया, धकेल दिया और डांटकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया, अभी ढेर कर दूंगा तुझे, गोरा सुअर। और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया था। धूल झाड़ते हुए उठा और बड़ी ही रोनी आवाज में बोला, कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए हो और मैं तुम्हें ये भी ना कहूँ, इतना भी हक नहीं है, धमकाऊं भी नहीं तुम्हें। अब तुम मुझसे लड़ोगे? तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। हाय मैं। और सचमुच वह रोने लगा। चंदर ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा जैसे हवा हो गया और हंसी रोक कर बोला, गलतफहमी है जनाब, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं चिट्ठी लेकर मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ। उसका रोना नहीं रुका। वह बहाना बनाते हुए उसे, तुम बहाना बनाते हो और अगर मैं विश्वास नहीं करता तुम मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमजोर ना होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके थे। फिर तुमने गाली दी थी, मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो दौड़ो, मुझे मार डाला, पापी टॉमी। और दोनों कुत्ते मर गए। उसने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। क्या है बर्टी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा। अरे मार डाला इसने, दौड़ो दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाजा खुला। बेधड़ गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांट कर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम पड़ता है। जवान संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओ, कोई भी हो, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज़ दी तो कोई बोला नहीं। मैं बाग घूमने लगा,
इतने में मेरी गर्दन इसने पकड़ ली। यह बीमार और कमजोर है, वरना मैं इसकी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की के आते ही फिर तनक कर खड़ा हो गया और दांत पीसकर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। बदमाश कहीं का। चुपके चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली की झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था। अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बर्टी, इसे मैं फ़ोन करती हूँ, लड़की ने डांटते हुए कहा। अरे भाई, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का, मैं मिस डिक्रूज हूँ। देखिए तो यह खत। लड़की ने खत खोलकर पढ़ा और एकदम उसने आवाज़ बदल दी। छी बर्टी, तुम किसी दिन मुझे पागलखाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। तुम तो मुझे बदनाम कर डालोगे। लड़की शकल और भी रोने हो गई। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, उसने घबराकर कहा। माफ़ कीजिएगा, लड़की ने बड़े मीठे स्वर से साफ हिंदुस्तानी में कहा। मेरे भाई का दिमाग जरा ठीक नहीं है। जब उसकी पत्नी की मौत हो गई है तब से। इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भले आदमी की इज्जत उतार ले, चंदर ने बिगड़कर कहा। देखिए, बुरा मत मानिए, मैं इसकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंदर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहाकर आई थी। उसके हाथ में तुषार स्पर्श से चंदर सिहर उठा। उसने झटक कर हाथ छुड़ा दिया। अफसोस, आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह सदा स्नाता सहता सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए बर्टी, तुम्हारे पीछे मैं बेधड़ गाउन में भाग आई हूँ। और बेधड़ गाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी गर्दन ढांकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे चंदन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वे 23 बरस की दुबली पतली तरुणी, लहलाता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल, एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है, चाय की तरह हल्की, पतली, भूरी और तुर्स थी। भागते भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वह गोरा उठा और चंदर का कंधा छूकर बोला, माफ़ करना भाई, मुझसे मेरी शिकायत मत करना। असल में गुलाब मेरी मृत पत्नी का यादगार है। जब उसका पहले पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी। कौन पम्मी? चंदर ने पूछा। यह मेरी बहन प्रेमिला डिक्रूज। ओह, कब मरी आपकी पत्नी? माफ़ कीजिएगा, मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागी हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है देखिए, कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंदर के सामने रख दी और बहुत गिड़गिड़ाकर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रखा हूँ। हाय रे मैं, जाइए, पम्मी बुला रही है। पिछवाड़े के शयन का बीच का दरवाज़ा खुला हुआ था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर निकली थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े हुए सोफा पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़े थे, खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ जीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक क्लैनेल का फुटपैक जिसके 2 गेलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक वह हल्का पाउडर लगाए हुए थे जो दिखाई नहीं दे रहा था। लंबे नाखून, हल्की गुलाबी पेंट। वह आई, निसंकोच भाव से उसे सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज़ में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तबालत उठानी पड़ी, चोट तो नहीं आई? उसने पूछा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनात से सहानुभूति दिखाए और माफ़ी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वह भी जब उसके होठों पर न केवल बोली अच्छी लगती हो वरन लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंदर की एक आदत थी, और चाहे कुछ ना हो, कम से कम वह यह अच्छी तरह से जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से झुकाया जा सकता है, कब अकड़कर। इस वक्त वह सब जानता था।
कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है अपने अपमान के हर्जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिक्रूज, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत हैं। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओहो, सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। देखूं? और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियां रख दी। लाइए, लोशन मल दूं? धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट ना करें, आपकी अंगुलियां गंदी हो जाएंगी, कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। यह वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयम स्वरों की पम्मी कुछ प्रतिवाद भी न कर सकी। और फिर वह बरस के 60 बरस तक की कौन सी ऐसी स्त्री है जिसने अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश न हुई हो। अच्छा लाइए, वह स्पीच कहाँ है? मुझे टाइप करनी है, उसने विषय बदलते हुए कहा। यह लीजिए, कपूर ने दे दी। यह तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को पलटकर उलटकर देखने लगी। माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागजों पर नज़र गड़ाते हुए कहा। मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्टहैंड सीखी थी, और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गया था। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंड में, आर्मी में। लेकिन फिर आप डिक्रूज क्यों लिखती हैं, और फिर मिस क्यों? क्योंकि हम लोग अलग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज को फिर तय करती हुई बोली, मिस्टर कपूर, आप विवाहित हैं? मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते हैं? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है, पम्मी ने कहा। देखिए, ये मेरे भाई हैं, कैसे पीले और बीमार से हैं। यह पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। एक बिशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इनकी शादी कर दी, और उसे ये बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अपने से अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सीलोन गए थे। वह लड़की बहुत कलाप्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। यह गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था, और इन्हीं के बीच में दोनों घंटों गुजार दिया करते थे। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हो गया। क्लब में बॉल डांस था, और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त उसका ध्यान डांस की तरफ कम और अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा था। इन्होंने आवेश में उसकी उंगलियां जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी, और सभी इन लोगों की तरफ देखकर हंस पड़े। वह घर आई और बहुत बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रॉकेट? इस बात पर बर्टी भी बिगड़ गया, और उस दिन से जो इन दोनों में खटकी तो फिर कभी न बनी। धीरे धीरे लड़की एक सर्जेंट के प्यार में पड़ गई। बर्टी को इतना सदमा लगा कि वह बीमार पड़ गया, लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया। यह लड़की कुछ कहा भी नहीं, और उस लड़की ने सर्जेंट से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमारी में बर्टी की बहुत सेवा की। बर्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई, और उसी में वह मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वह बच्ची उस सार्जेंट की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं था कि वह सार्जेंट को प्यार करती थी। वह कहता है, यह दूसरे का प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा क्यों करती? भला उस बच्चे का नाम बर्टी ने रोज रखा, और उसे लेकर इतनी दिन भर इन्हीं गुलाब के फूलों के बीच में बैठा रहता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया। वह मर गई, और तब से बर्टी का दिमाग ठीक नहीं रहा। खैर, जाने दीजिए। आइए
अपना काम शुरू कर लें। चलिए अंदर स्टडी रूम में चलते हैं। चलिए, चंदर बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नजर आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुधरा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की छाप थी अंदर, यहाँ तक कि बिजली लगने से बावजूद अंदर बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे लगे हुए थे। 2 कमरों को पार कर वे स्टडी रूम में पहुंचे। बड़ा कमरा जिसमें चारों तरफ से अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। 4 कोनों में 4 मेजें लगी हुई थीं, जिसमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी हुई थीं। एक अलमारी में नीचे खाने में टाइपराइटर रखा हुआ था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी हुई थी। उसे ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी? ओह माफ़ कीजिएगा मिस डिक्रूज, चंदर ने कहा। नहीं, आप मुझे पम्मी भी पुकार सकते हैं, मिस डिक्रूज ने कहा। मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? बोलिए ज़रा। क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थीं। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में बताया था? पम्मी ने पूछा। नहीं, कपूर ने कहा था, चंदर ने कहा। अच्छा, ताज्जुब है, पम्मी बोली। आपने टेरेनाली डिक्रूज का नाम सुना है क्या? ना, चंदर ने बोला। हाँ हाँ, डिक्रूज, जिन्होंने कौशाम्बी में खुदाई करवाई थी। वह तो बहुत पुरातत्ववेत्ता थे, कपूर ने कहा। हाँ वही, वह मेरे सगे नाना थे और वह अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे, और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी, जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी, जिनके कारण भारत में उन्हें ईसाईयत अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का मकान है और हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर हैं। वे हमारे खानदान के अटर्नी थे। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने यह जायदाद हमें दिलाई थी। लीजिए, मशीन तो ठीक है। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज लगाकर कहा। लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि यह लड़की, जो इतनी व्यवहार में सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी मेहनती और तेज है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थीं और तेज इतनी थी कि 1 घंटे में उसने लगभग आधी पांडुलिपि लिख डाली, टाइप कर डाली। ठीक 1 घंटे बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया। बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा। अब थोड़ी देर आराम और अपनी उंगलियां चटकाने के बाद वह कुर्सी खिसकाकर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ रखकर बोली, क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुकी हूँ, लेकिन मुझसे तो काम होने से रहा। अब बिना चाय के, पम्मी एक अल्हड़ बच्ची की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठाए और कलम निकालकर उसकी उंगलियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता, कपूर बोला। अच्छा, ताज्जुब है। इसकी इजाज़त हो तो मैं सिगरेट पी लूँ? आपकी इजाज़त हो तो। क्या आप सिगरेट पीती हैं? छी, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर। मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई है। मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना हमारे लिए संभव नहीं है। घर में अकेले रहती हूँ। सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक नहीं।
तलाक के बाद अपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा ना कि किताबों का मुझे शौक नहीं बिल्कुल, पम्मी बोली, और मैं अपने को आदमियों में घुलने मिलने का लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने घर में बंद रही। मैं और बर्टी, सिर्फ बर्टी से बात करने का मौका मिला। बर्टी मेरा भाई है, वह बहुत बीमार और बूढ़ा है, कहीं कोई तकल्लुफ़ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक की बेतकल्लुफ़ी से परेशान हूँ। तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं, कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लिए लायक नहीं समझते हैं, कुछ लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए मैंने अपने आप को बंगले में ही कैद कर रखा है। अब आप ही हैं। आज पहली बार मैंने देखा आपको। मैं समझी ही नहीं आपसे इतना दुराव रखना चाहिए। अगर आप भलेमानस ना होते तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते थे। अगर यही बात सही हो तो, कपूर हंसकर बोला, संभव है कि भलेमानस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज़्यादा पसंद करूं। तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भी ना मिलूं। पम्मी गंभीरता से बोली। नहीं मिस डिक्रूज, नहीं। आप पम्मी कहिए, डिक्रूज नहीं, पम्मी सही। आप गलत ना समझे, मैं मजाक कर रहा था, कपूर ने बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था कि यह साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बर्टी लड़खड़ाता हुआ हाथ में धूल सना खुरपा लिए और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने एक कुर्सी खिसका दी और कहा, आइए पम्मी। पम्मी उठी और बर्टी के कंधे पर एक हाथ रखकर उसे सहसा सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बर्टी बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसका बीमार कमजोर व्यक्तित्व जैसे जाने कैसा लगता था कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बर्टी ने आंखें खोली और बहुत करुण स्वर में बोला, पम्मी तुम नाराज हो? मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर बर्टी का हाथ सहलाते हुए कहा। मैं तो भूल गई और कपूर भी भूल गए। अच्छा धन्यवाद पम्मी, अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रखकर पड़ा और बोला, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा हूँ। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था वह आई थी और पूछ रही थी, बर्टी तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट से उसकी आंखें ढक लीं कि कहीं आंखों का पीलापन देख ना ले वह मेरी। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोला, सॉर्जेट के साथ जरा क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था पम्मी? कपूर स्तब्ध सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आंख का इशारा करते हुए कहा, हाँ हमसे मिली थी, लेकिन बर्टी वह सॉर्जेंट के साथ नहीं गई थी। हाँ, तब? बर्टी की आंखें चमक उठीं और उसने उल्लास भरे स्वर में पूछा। वह बोली, बर्टी के ये गुलाब सॉर्जेंट से ज़्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा। मुस्कुराकर बर्टी का चेहरा खिल उठा। उसकी पीली पीली आंखें और धंस गईं और दांत बाहर झलकने लगे। क्या कहा तुमने? फिर तो कहो। उसने कहा, ये गुलाब सॉर्जेंट से ज़्यादा प्यारे हैं क्या? फिर उन्होंने उन्हीं गुलाब पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छिप गई। तुम्हें सुबह किसी फूलों में तो नहीं मिली? तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली? बर्टी ने बच्चों के से भोले से विश्वास से स्वरों में कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बर्टी की इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया और बर्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थीं। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदर ने कहा। बर्टी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर लीं और कराहती आवाज में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वह तनकर खड़ा हो गया और पुचकारते हुए बोला, जाने कौन से ये फूल चुराता है। अगर मुझे पता चल जाए, एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून पी जाऊं। बर्टी ने कहा। उसने हाथ की उंगली काटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और कपूर ने कोई बातें नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बर्टी की बातें सोचता रहा। घंटा भर बाद
टाइपराइटर खामोश हो गया तो कपूर ने कहा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे उन्हें शायद बर्टी सबसे विचित्र और शायद सबसे दयनीय भी। पम्मी खामोश रही, फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोली, मुझे बर्टी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चे की तरह नासमझ और लाचार। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों, तुम्हें ताज्जुब क्यों नहीं होता? पम्मी ने कुछ मुस्कुराकर कहा। लेकिन सच कहती हूँ। वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। क्षण भर चुप रही, फिर बोली, जैसे बहुत ही तेजी से, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है, शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफरत है और उस धोखेबाजी के बाद उस झूठ मूठ की यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब के फूल, ये क्यों मूल्यवान है? इसलिए कि उनके साथ बर्टी की जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजिडी गुथी हुई हो। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की जिंदगी इतनी बड़ी ट्रेजिडी आना जरूरी है तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफरत करती हूँ, इसलिए मैं किताबों से भी नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी पड़ती है। पम्मी चुप हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। थोड़ी देर बाद उसका तैस उतर गया और वह अपनी आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, बर्टी से कुछ मत कहना, अच्छा? कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेटकर खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो, पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा। डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना। कभी यहाँ जरूर आएं। आप कभी चलिए, वहाँ उनकी लड़की है, आप उससे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुँचाने चली तो देखा बर्टी एक चमेली के झाड़ में टहनियाँ हटा हटाकर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी ने उसको देखकर पूछा, उसने तुम्हें याद है? वह चमेली के झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे बर्टी को देखकर डर लगता था। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह हुआ करता था। दोनों की ऊंची सी मेड़ और बीच में एक कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने और गेहूं के खेत, बेर और शहतूत के झाड़ और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफी बाहर देहात का नज़ारा था और इतना शांत वातावरण था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरों के पीछे ही महुआ चूता था और लंबी लंबी घास की दोपहरिया के नीले फूलों की जंगली लतरें उलझी रहती थीं। और इस वातावरण ने अगर किसी पर ज़्यादा प्रभाव डाला तो वह थी गेसू। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस तेज के फूल हैं। पुराने पीपल के गिलोय लतर चढ़ी है और करौंदे के झाड़ के पीछे एक शाही की मांद है। नागफनी की झाड़ी है उसके पास। एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के एक मशहूर रईस साबिर हुसैन काजमी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उसका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और अपने बच्चों तक ही सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसू और फूल रखा था और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पतिदेव साबिर साहब के हुक्के से वो बेहद चढ़ती थी और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा।
घास फूल लतर और शायरी का शौक गेसू ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ये ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियाँ से आम की शाखें झांका करती थीं। इसलिए हमेशा जब वह मौका मिलता था क्लास से भागकर गेसू घास पर लेटकर अपने देखने की आदी हो गई थी। सपने देखती थी क्लास से इस महाविनिष्क्रमण और उसके बाद लतरों की छां से जरा ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साधित थी सुधा। आम की घनी छां में हरी भरी धूप में दोनों के सिर के नीचे हाथ रखकर लेटी रहती थी और दुनिया भर की बातें किया करती थी। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी वह वही समझ सकता था जिसने कभी दो अभिन्न शैलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते को पाल रखा था, यह गेसू सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासकारों लेकर यह कि उसकी मालिन ने गिलट का बड़ा कड़ा बनवाया था, यह सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे से कह डालती थी और इतना भावुक प्यारा और अनजान और सुकुमार दोनों का मन था। उतनी ही भावुक और सुकुमार बातें दोनों की थीं। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थीं, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसू शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा शायर ना होते हुए भी एक कल्पना लोक की थी। गेसू अगर झाड़ियों में से फूल तोड़कर चुनती थी तो उन्हें सूंघती थी, उन्हें अपनी चोटी पर सजाती थी और उन पर चंद शोर करने के बाद भी उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई पर लपेट लेती थी। सुधा लतरों के बीच से सिर रखकर लेट जाती थी और निर्विशेष पलकों से फूलों को देखती रहती थी और आँखों से न जाने क्या क्या पीकर उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती थी। गेसू हर चीज़ का उचित इस्तेमाल करना जानती थी, फिर भी चीज़ को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक अर्थार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, यह गेसू खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूबी रहती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसू की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी जिंदगी में काफ़ी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा, जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायर बन गई थी। वह भी पिछले 2 सालों से तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सुर के गीतों से उसका व्यक्तित्व रेशे बुन गए हैं। लड़कियां गेसू और सुधा के इस स्वभाव से उसकी अभिन्न से वाकिफ थीं और इसलिए वह सुधा की मोटर आकर साइवान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसू हाथ में फाइल लिए हुए उतरी तो कामिनी हंसकर प्रभा से कहा, लो, चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसू की ओर, फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुशमिजाज साबित कर रखा था और वह कभी भी किसी को बुरी नहीं लगती थी, वह सबकी प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में हाथ डालकर कहा, गेसू बानो, थोड़ी देर के बाद सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गेसू हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर लो, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चलने लगी तो गेसू ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम हमारी हिस्से में पड़ जाओ। चलो देखें लतर में कुंदरू है। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है, कम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ रही थीं। बीच की कतार की एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसू और सुधा बैठी थी। हिस्सा बांट अभी तक कायम था, अतः कामिनी के बगल में गेसू, गेसू के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थीं। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए, उसी पर निगाह लगाए हुए
वह बोलती जा रही थी। शायद अंग्रेजी की किताबों में जो लिखा हुआ था उसी का हिंदी में उत्था पहले करती हुई जा रही थी। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है। रोग की हालत में वह खुश्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसू ने एकदम बीच से पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसू की ओर देखा और डांट कर कहा, वाई टॉक ऑफ गांधी? आई वॉन्ट नो पॉलिटिकल डिस्कशन इन क्लास। गांधी से क्या मतलब है? मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट गई और मिस उमालकर झल्ला गई और मेज पर किताब पटक कर बोली, साइलेंस, खामोशी। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कोहनी मारकर गेसू से कहा, ले फिर क्या, निकाल चने का हरा साग, खा कर मोटे हो। मिस उमालकर के घंटे में गेसू ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामिनी और प्रभा को दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थी। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबूदाना में ताड़ की मिश्री मिल सकती है। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब सुधा के पास वो साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गई, वह शरारत गेसू की थी। मिस गेसू, बीमार की हालत में दूध काहे के साथ स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गेसू ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ? मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है? खड़ी हो, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? गेसू सन। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया था। क्या बात कर रही तो थी? और गेसू सन, अच्छा तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और हाँ, आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखकर प्रभा की हंस दी। गेसू ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने लगा है तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खत बत भेजती रहना सुधा, और क्लास ठठाकर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से से नीली पड़ गईं। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसू अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उसके जरा दूर पहुंचते ही गेसू ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर से हंस पड़ी और हंसी से गूंज गई। लड़कियां चिड़ियों की तरफ फुर्र हो गईं और थोड़ी ही देर में सुधा और गेसू बैडमिंटन फील्ड के पास छतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थी। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू से हल्के हल्के झोंके गेहूं की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों में आँख मिचौली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रुपहरे बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थीं। घास के लंबे लंबे मैदान, बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। इतनी दूर तक छां रहती थी, उतनी दूर तक घास का गहरा काही हो जाता था और जहाँ जहाँ बादलों से छानकर धूप बरसने लगी थी वहाँ वहाँ घास सुनहरी धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के खामोश होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे और आंखों पर फाइल की छाया किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी गेसू ने उसकी ओर एक करवट बदली और उसकी बेड़ी से लगे हुए रेशमी फीत की उंगली में उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगनाहों में कहाँ? बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगनाहों में कहाँ? वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है। मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ? मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ? लुत्फ जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई। वह एक करुण सपनीली मुस्कुराहट
बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसु ने कहा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, कैफ बरदोस बादलों को ना देख, बेखबर तू ना कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल में जोर की चुटकी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, इतना अच्छा शोर किसका है? पता नहीं किसका, गेसु बोली, लेकिन बहुत सच है। सुधी आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांक लेना और उसके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक है, मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी बड़ी ठोकर खाता है, इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साविक ही ना पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। तो पार्ट 2 समाप्त हुआ। अब मैं पार्ट 3 लेके आऊँगी, उसका आप लोग वेट करना। और हाँ, इस वीडियो को सपोर्ट करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी मेरी वीडियो। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।